हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के पार्ट सेकंड की। तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि हमने पार्ट 1 में किया गया था। तो हमने पार्ट 1 में ब्रांच अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ी थी और डेटेड्स मेथड का पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझा था। तो इस वीडियो में हम अब करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से बुक ओपन करते हैं और एक अच्छा से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो डेटर्स मेथड का हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओके, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ठीक है, तो हमें दिल्ली की ब्रांच अकाउंट बनानी है, किसकी बुक में बनानी है? हेड ऑफिस के बुक्स में प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और हमारा ये ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च 2013। अब फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एट कॉस्ट ही दे दिया, मतलब ये पूरा क्वेश्चन जो है एट कॉस्ट में ही होगा, हमें कोई भी लोडिंग वगैरह हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग पैटी कैश दे रखा, ओपनिंग फर्नीचर दे रखे हैं, इन द बिगनिंग बता भी रखा है यहाँ पे, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ये भी दे रखा है, गुड्स रिटर्न दे रखा है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दे रखा है, कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, क्रेडिट सेल, कैश सेल, पैटी कैश एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। ओके, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, चेक जो है ब्रांच को दिया गया जो एक्सपेंसेस के लिए, जैसे सैलरी हो गया, रेंट इंश्योरेंस हो गया, पेटी कैश हो गया। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके साथ एक एडजस्टमेंट दे रखी है हमारी, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। तो गुड्स हम कस्टमर को कैसे देते हैं? कॉस्ट पे 50% का प्रॉफिट प्लस करके हम जो है कस्टमर को गुड्स देते हैं। ठीक है, साथ साथ एक और एडजस्टमेंट दे रखी है, डेप्रिशिएट द फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, और जो हमारा फर्नीचर है वो हर साल जो है 10% से डेप्रिशिएट होता रहता है। तो अब फटाफट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो इधर मैंने अपना ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, ब्रांच डेटर का फॉर्मेट और ब्रांच स्टॉक का फॉर्मेट, ब्रांच पैटी कैश का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है। तो आप सब भी बना लेना। ठीक है, आपको देखना है, देखो यहाँ पे पैटी कैश, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटा अकाउंट, इन सब का मैंने फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है। अब चलो फटाफट से एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सबसे पहले क्या नोट करना है? ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। कैसे नोट करनी है? तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओके, अब राइटिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। हम स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे, स्टॉक की एंट्री कर देंगे। स्टॉक कितना है हमारा? 17,80,000 हमारा स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे हैं 1,40,000। ओके, उसके बाद हमें ओपनिंग की पैटी कैश दे रखी है। तो पैटी कैश हमारी है 2500 की। ओके, उसके बाद हमें ओपनिंग के फर्नीचर्स दे रखे हैं, वो कितने हैं हमारे? 60,000 के। ठीक है, ये सब हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो है अपने सारे ओपनिंग एसेट्स जो है यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स की एंट्री कर ली है। साथ ही साथ अपनी बुक जो है साइड में बगल में रखना, और साथ ही साथ अपनी रफ नोटबुक या फिर कैसी भी नोटबुक रखना, ताकि आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन कर सको। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में ये इलस्ट्रेशन 6 ही दे रखा हो। ये मेरी पुरानी बुक है, क्या पता आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, कौन सा क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप देख लेना आपका क्या इलस्ट्रेशन नंबर है, और उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने एसेट्स को जो है एसेट्स की एंट्री कर दी है। अब हम फटाफट से अपनी लायबिलिटीज़ की एंट्री करते हैं बाय बैलेंस बीडी करके। ठीक है, तो हमारे लायबिलिटीज़ में क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले दे रखे हैं, हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो हम क्रेडिटर्स डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम पूरे क्वेश्चन में चेक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितने थे हमारे? क्रेडिटर्स है हमारे 60,000, तो हम यहाँ 60,000 की एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि जिस चीज़ की एंट्री हमने इधर कर रखी है, उस चीज़ की एंट्री हमें अपने मेमोरेंडम जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं हम उधर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले हम एसेट्स की एंट्री कर देते हैं अपने मेमोरेंडम अकाउंट्स में। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे मेमोरेंडम, ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और पैटी कैश अकाउंट जो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट से इन पे एंट्री कर दें। तो पहला डेटर्स में क्या था? डेटर्स हमारी ओपनिंग थी 1,40,000। तो फटाफट से एंट्री करते हैं हम टू बैलेंस बीडी
1,40,000। ओके, फिर अगला था हमारा स्टॉक। तो स्टॉक की ओपनिंग थी हमारी 17,18,000। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 17,80,000। ओके, एंट्री कर दिया है टू बैलेंस BD 17,80,000 करके। ठीक है, अब हम पैटी कैश की एंट्री करते हैं। कैश की भी सेम एंट्री होगी, टू बैलेंस BD करके कितना था ओपनिंग 2,500। ओके, सॉरी 100 था, 1000 नहीं था। ठीक है, अब हम अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है। अब हमारी अगली एंट्री है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो अब ये इसमें बता रखा है कि गुड्स जो है ब्रांच अकाउंट को सेंड किया गया है। तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, मैंने बता रखा था ना आपको, डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितने सेंड किए हैं, कितनी रुपीज़ की, 52,20,000। ठीक है, तो अब हमने जो अपने ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंड की एंट्री तो कर दी है, लेकिन उस एंट्री का इफेक्ट जो है दो अकाउंट्स में होता है। एक तो पहला जो HO की बुक में ब्रांच अकाउंट बना है, दूसरा हमारे मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। तो उसकी एंट्री कैसे होगी यहाँ पे देखते हैं। तो एंट्री थी हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, मतलब कि ब्रांच अकाउंट को गुड्स दे दिए। ठीक है, तो मेमोरेंडम अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे किस साइड, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे टू साइड में क्या लिखेंगे हम, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिया। और कितने के गुड्स सेंड किए हमने, 52,20,000। इतने के गुड्स हमने सेंड कर दिए। तो हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच वाली एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम करते हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO। ठीक है, मतलब कि ब्रांच ने HO को गुड्स रिटर्न कर दिए। तो मैंने क्या एंट्री बताई थी इसकी, कि ये आएगा क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट की। ओके, तो चलो इसकी एंट्री करें। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो एंट्री करेंगे, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO। ऐसे हमारे क्वेश्चन में एंट्री गिवन है तो ऐसे लिख देंगे। और अमाउंट दे रखी है हमको 78,000। 78,000 की हम एंट्री अपनी यहाँ पे कर देंगे। तो अब हमने गुड्स रिटर्न, जो ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, उसकी एंट्री भी हमने कर दी है अपने हेड ऑफिस के ब्रांच अकाउंट में। लेकिन हमें उसका दूसरा इफेक्ट भी शो करना है, तो वो कहाँ शो होता है, हमारा मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ठीक है, और कितने का है वो, 78,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब आप बोल रहे होंगे मैम आपने तो कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हम ये अकाउंट्स मेमोरेंडम अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, लेकिन आपने अभी तक बताई नहीं। तो यार आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, ये मेमोरेंडम अकाउंट्स हम सिर्फ क्लोजिंग की कैलकुलेशन निकालने के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग है और जो भी हमारा पूरा एट द एंड ईयर जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है इन अकाउंट से रिलेटेड में, वो सारी हमारी ट्रांजेक्शन दे रखी रहती है। लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं दे रखी होती, तो क्लोजिंग हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। बस यही एक रीज़न है कि क्लोजिंग की कैलकुलेशन के लिए हम ये सब अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली एंट्री में चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, मतलब कि जो ब्रांच का जो कस्टमर था उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो ब्रांच के कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, तो इसमें हमारे इस ब्रांच अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन इफेक्ट कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में। ठीक है, तो चलो हम उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये आ गया हमारा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। अब फटाफट से इसमें वहाँ पे एंट्री कर देते हैं, बाय रिटर्न टू ब्रांच, ये लिख दिए। और अमाउंट कितनी थी इसकी, अमाउंट थी 57,000। 57,000। ठीक है, तो इसे हमने ये एंट्री कर दिया। अब हम अपनी अगली एंट्री देखते हैं। अब हमारे पास दे रखा है कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर, जबकि कैश हमने रिसीव किया कहाँ से, ब्रांच से। और क्या कैश, किस चीज़ का कैश रिसीव किया, जो उसके कस्टमर ने, मतलब ब्रांच के कस्टमर ने उसको दिया। तो ये मैंने क्या बताया था, कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक वाली एंट्री में। ठीक है, अब चलो इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक, बैंक के अंदर लिखेंगे हम कैश रिसीव बाय ब्रांच। ओके,
कितना रिसीव किया हमने, अमाउंट है इसका 61,10,000, 61,10,000, ठीक है, ये इसका अमाउंट है। तो बाय बैंक कैश रिसीव बाय ब्रांच हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है, लेकिन इसकी मैंने क्या थी, एक और जगह एंट्री होगी। कहाँ होगी, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि ब्रांच ने कहाँ से दिया वो कैश, उसके कस्टमर से लेके दिया। तो कस्टमर मतलब उसका डेटर, डेटर मेमोरेंडम अकाउंट में आता है जो वो वाला डेटर, ठीक है। तो उस वाले डेटर को अब उसने अपने कैश दे दिया, तो इसका मतलब उसका डेटर कम हो गया, ठीक है। उसका डेटर कम हो गया तो कहाँ जाएगा वो, मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो चलो वहाँ पोस्ट करते हैं उसको। तो ये आ गया हम अपने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं बाय साइड में, बाय कैश रिसीव बाय ब्रांच। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो कैश रिसीव बाय ब्रांच है, तो आपने यहाँ पे क्यों लिखा कि उसने कैश थोड़ी रिसीव किया। देखो डेटर्स ने कैश नहीं रिसीव किया, लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इसी टाइप में दे रखी है, तो हमें इसी टाइप में ही लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में लिखा रहता है हमें वही लिखना पड़ता है। बस हम एंट्री सही करते जाएंगे तो हमारे मार्क्स अपने आप ही मिल जाएंगे हमको, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। तो चलो कितने का था ये, क्या है 61,10,000 का। तो यहाँ पर एंटर कर देते हैं 61,10,000, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री में। अब अगली एंट्री क्या है हमारी, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, मतलब कि ब्रांच ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैंने क्या बताया था आपको, इसकी एंट्री का एचओ के ब्रांच अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका इफेक्ट जो है वो होगा डेटर्स अकाउंट, मतलब मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, उस अकाउंट में इसका इफेक्ट होगा। चलिए फटाफट से उस अकाउंट में चल के इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे डेटर्स को कम करता है। तो डेटर्स कम करते तो वो किस साइड आते हैं, वो आते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कितने का था, 5,000, यहाँ पे लिखेंगे 5,000, ओके। अब चलो हम अगली एंट्री में चलते हैं। तो हमारी अगली एंट्री दे रखी है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो यहीं पे है एडजस्टमेंट उसका। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ जो है हमारा एचओस के बुक में जो ब्रांच अकाउंट ओपन हो रखा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा बता रही हूँ। और ये इसका इफेक्ट होगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में। और कैसे होगा इफेक्ट, हमारे डेटर्स अकाउंट में उसे ये इफेक्ट होता है कि हमारा डेटर्स अकाउंट जो हमारे डेटर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कम हो जाते तो वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब कितने के थे वो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 10,000 के थे। तो यहाँ पे लिख दिया हम 10,000, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री में। तो अगली एंट्री हमारी क्रेडिट सेल। तो देखो अगली एंट्री भी इसी अकाउंट की है। जो ये ब्रांच है उसने क्रेडिट में सेल कर दिया, मतलब कि क्रेडिट में सेल कर दिया मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मतलब कि उसने सेल्स तो कर दी लेकिन उसका कैश नहीं लिया, वो उसने उधार दे दिया। तो उधार दे दिया मतलब उधार दे दिया तो वो हमारा एसेट्स बन गया ना, हमारा डेटर बन गया ना, क्योंकि वो हमें बाद में उधार चुकाएगा। तो वो क्या बन गया, हमारा डेटर्स बन गया। तो इसका मतलब डेटर्स हमारे बढ़ गए। तो बढ़ गए तो किस साइड आएंगे, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो किस साइड आते हैं, वो आते हैं डेबिट साइड, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। कितने रुपीज़ की थी, 72,94,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 72,94,000, क्योंकि हमारे डेटर्स जो है इसमें बढ़ रहे हैं तो उसका लिखेंगे हम डेबिट साइड में, ठीक है। अब चलिए अगली एंट्री देखते हैं। तो अगली एंट्री हमारी कैश सेल्स। तो कैश सेल्स जो है वो डेटर अकाउंट से कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि वो कैश में और डेटर बना ही नहीं, तो डेटर अकाउंट से क्या मतलब होगा। तो कैश सेल्स हमारा किससे मतलब रखता है, हमारे एचओ की बुक में जो ब्रांच अकाउंट बना है उससे मतलब रखता है। तो फटाफट जाओ उस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। ये आ गए हम अपने ब्रांच अकाउंट में। तो अब मैंने कैश सेल्स की क्या एंट्री बताई थी, आप सब लोगों को याद ही होगी। मैंने क्या बताया था, जब भी कैश सेल्स आता है तो वो हमारे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक की एंट्री में होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितने के हुए हमारे, 3,20,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,20,000, ये हो गया हमारा कैश सेल्स, ठीक है। अब अगली एंट्री देखते हैं हम। तो एंट्री थी हमारी पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, मतलब पैटी एक्सपेंस जो है ब्रांच ने ही पे कर दी है, ठीक है। पैटी कैश एक्सपेंस जो है ब्रांच ने पे कर दिया, उसकी एंट्री कहाँ होंगी हमारी, क्रेडिट साइड में, बाय पैटी एक्सपेंस। कितने के थे, 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 80,000। अब हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री में। तो अगली एंट्री दे रही कि हमारी चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, मतलब कि एचओ ने चेक सेंड किया ब्रांच को किस चीज़ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। तो चलो फटाफट से इसकी एंट्री कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी एचओ जो है कैश या चेक एक्सपेंस के लिए देता है वो तो किस साइड आता है, टू की साइड, मतलब डेबिट साइड आता है।
तो हम टू की साइड ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो टू बैंक में हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सैलरीज, वो कितने का है? 3 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी 3 लाख। अगला है हमारा रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस कितने का है? 1,20,000। अगला हमारा पैटी कैश। पैटी कैश कितने का है? 78,700। ठीक है, तो ये जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक के तौर पे सेंड किया। ठीक है, एचओ ने जो ब्रांच को एक्सपेंसेस भेजे थे पैटी कैश एक्सपेंसेस चेक की फॉर्म में, तो वो हमने अपने ब्रांच अकाउंट में तो एंटर कर दिया है जैसे आपने देखा, लेकिन अब हमें दूसरा इफेक्ट दिखाने के लिए उसको मेमोरेंडम ब्रांच पैटी कैश अकाउंट में एंटर करना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे हम? लिखेंगे टू, लिखेंगे डेबिट साइड में टू ट्रांसफ़र फ्रॉम HO। ठीक है, कितने का था? 78,700। तो अब हमारी पैटी कैश की भी जितनी ट्रांजैक्शन थी, जितनी एडजस्टमेंट थी, वो सारी हो गई है। तो हम इसकी क्लोजिंग कर ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट कंप्लीट करके अब हमें अपने कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से अपने कैलकुलेटर अपने हाथ पे ले, क्या करना है हमें? इनकी टोटलिंग करके इनका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे हमारा क्लोजिंग, हमारी पैटी कैश की क्लोजिंग निकल जाएगी। तो फटाफट से अब इनका टोटल करते हैं। इनका टोटल करते हैं 2500 प्लस 78,700, ये आ गया हमारा 81,200। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम 81,200। अब सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे 81,200। अब 81,200 में से अगर हम माइनस करेंगे 80,000 तो कितना बचता है हमारा? 1200। तो इसका लिखेंगे बाय बैलेंस CD 1200। तो हमारा जो है पैटी क्लास का क्लोजिंग हमारा निकल चुका है। तो हम जब क्लोजिंग निकल चुका है तो देर तो करनी नहीं चाहिए, फटाफट हम ब्रांच अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब सारी एंट्री हमारी हो जाए तो एट लास्ट हमने क्या करना है, जो भी सारी क्लोजिंग है वो लिखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि एसेट्स की क्लोजिंग कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, हमने किस चीज़ की पहले? पैटी कैश की। तो यहाँ लिखेंगे पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश कितना आया था हमारा क्लोजिंग में? 1200। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 1200। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आगे अकाउंट क्लोज़ करते हैं। तो अब हम अपना फटाफट से डेटर्स अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं। तो डेटर्स अकाउंट की हमारी सारी एंट्री क्लियर हो चुकी है। अब बस इसकी क्लोजिंग निकालनी है, फटाफट से टोटलिंग करते हैं इसकी यहाँ पे। ठीक है, अब फटाफट से टोटलिंग करते तो टोटल में सबसे पहले लिखेंगे 1,40,000 प्लस 72,94,000, ये आ रहा है हमारा 74,34,000। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं अपना 74,34,000, इधर भी लिखेंगे 74,34,000। ठीक है, अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो 74 लाख में से हम 57,000 माइनस कर देंगे, 61,10,000 माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस कर देंगे और 10,000 माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आया? 12,52,000। तो ये हमारी क्लोजिंग आई डेटर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 12,52,000। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तो इसकी, अब हमें यहाँ पे तो क्लोजिंग निकल चुकी है। अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं ब्रांच अकाउंट में। तो ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट। अब फटाफट से इसमें एंट्री करते हैं डेटर्स, कितने से? 12,52,000। ठीक है, अब हम अगला अपना स्टॉक अकाउंट को क्लोज़ कर। स्टॉक अकाउंट को क्लोज़ करने से पहले हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे रखी है, उसको करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा स्टॉक अकाउंट क्लोज होगा। तो एडजस्टमेंट क्या है पढ़ लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%, मतलब कि गुड्स जो है कस्टमर को दिए जाते हैं कॉस्ट प्लस 50%, मतलब प्रॉफिट जो है 50% जोड़ के। ठीक है, तब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो निकालना है स्टॉक अकाउंट में, तो इसके लिए ये कैलकुलेशन करनी ज़रूरी होती है। चलिए फटाफट से करते हैं। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आती कैसे है। हम बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला होता है उसका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो हम वही लिखते हैं। तो कैश सेल्स हमारी कितने में हुई? कैश सेल्स हमारी जो है 3,20,000 की हुई थी, और हमारी क्रेडिट सेल जो है वो 72,94,000 की हुई थी, और हमारा रिटर्न कितना का हुआ था? 57,000 का। ठीक है,
तो हमें जो है जो स्टॉक की वैल्यू है हमें कॉस्ट पे दिखानी है, उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं दिखाना है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जो एडजस्टमेंट दी थी, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%, तो उसकी हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ पे कर देते हैं। हमें लिखा हुआ था कि जो कॉस्ट है उसमें 50% प्लस करके जो हमारा था सेलिंग प्राइस था, जो हमने कस्टमर को दिया, ठीक है। तो सपोज़ कॉस्ट की वैल्यू जो है वो 100 है, क्या है 100, ये हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो सेलिंग प्राइस हमारा है वो कॉस्ट प्लस 50% है। क्या है? कॉस्ट प्लस 50%। तो कॉस्ट प्लस 50% हुआ तो वो कैसे करेंगे हम? ऐसे, मीन्स 100 प्लस 50%, क्या है हमारा 150। तो इस यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारा? 150, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट किया है, इसकी कैलकुलेशन हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए करते हैं। तो चलिए अब वो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न, तो इसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100 अपॉन में 150, ठीक है। हमें कॉस्ट में शो करनी है अपनी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 150। अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन होती है 3,20,000 प्लस 72,94,000 माइनस 57,000, ये आया हमारा इसका आंसर। और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 150। तो हमारा आंसर क्या आया? 50,38,000। मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ? 50,38,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो पूरा, 50,38,000, ठीक है। ये आ गया हमारा 50,38,000। अब हमारा जो ब्रांच स्टॉक की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब फटाफट से इसको क्लोज करके इसकी क्लोजिंग निकाल देते हैं। चलो, यहाँ पे हमने ये लाइन खींची है, तो इसकी टोटल करते हैं। इसकी टोटलिंग करेंगे हम 17,80,000 प्लस 52,20,000, कितना आया हमारा? 70 लाख। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना 70 लाख। अब हम जो इस साइड आया वही इस साइड लिखते हैं, 70 लाख, ठीक है। अब 70 लाख तो हमारा टोटल है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? इसमें से माइनस करके, 70 लाख में से हम माइनस करेंगे। अब तो 70 लाख में से माइनस करेंगे हम 78,000, माइनस करेंगे फिर से 50,38,000। हमारा आंसर कितना आया? 18,84,000। तो ये हमारा स्टॉक का क्लोजिंग आया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 18,84,000, ठीक है। अब आप स्टडी मटेरियल में चेक भी कर सकते हो, वहाँ पे यही आंसर आया होगा। अब जब ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग निकल चुका है स्टॉक का, तो फटाफट से आप ब्रांच अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। तो ये आ गए हम अपने ब्रांच अकाउंट में, फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे स्टॉक 18,84,000, ठीक है। अब हम अपना अगला देखते हैं। हमने यहाँ पे जितने भी एसेट्स लिखे थे उसमें से हमारा स्टॉक कंप्लीट हो गया, डेटर कंप्लीट हो गया, पेटी कैश कंप्लीट हो गया, फर्नीचर रह गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, फर्नीचर में भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है। तो वो एडजस्टमेंट क्या है मैं बता देती हूँ आपको। वो एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट द फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, मतलब कि फ़र्नीचर जो है हर साल 10% से डेप्रिशिएट होता है। तो इसके लिए आप अकाउंट बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपली हम यहीं पर कर देंगे। कैसे? फर्नीचर, ठीक है, हमारा हर साल 10% लगता है, तो 60,000 का 10% होता है 6,000, उनमें इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 54,000, हमारी फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें अपनी लायबिलिटीज़ की क्लोजिंग नोट करनी है। तो देखो, लायबिलिटीज़ की क्लोजिंग नोट करते हैं हम, कहाँ पे बताया था मैंने? टू साइड में। तो टू साइड में यहाँ पे लिखें बाय बैलेंस CD, ठीक है, लिख दिया। तो हमारा एक ही लायबिलिटी थी, वो थी क्रेडिटर्स, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000 के, यहाँ पे हो गया 60,000, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हर चीज़ कर ली है, बस एक चीज़ रहेगी, लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को कंप्यूट करते हैं। तो हम फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा। चलो इन सब की टोटलिंग करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इतना, तो फटाफट से अब इसमें से डेबिट साइड को हम माइनस करते हैं, माइनस 40,000 500 माइनस 60,000 522
माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 8700 माइनस 60,000। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर और इसको ही लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे 1,99,800। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 19,98,000। इतना हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा पूरा। हमने टोटलिंग यहाँ लिख दी थी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट कर देना कि पहली टीचिंग वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। इसके आगे भी और वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। बाय बाय।